नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं स्टूडेंट के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की प्रकृति एवं उसका स्वरूप। यह बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से लिया गया है। आज हम लोग भाषा की प्रकृति या विशेषताओं की चर्चा करेंगे और उसके विभिन्न स्वरूपों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला है, भाषा एक पैतृक संपत्ति है। विभिन्न विद्वानों ने कहा है कि भाषा जो होती है वह एक पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति का अर्थ होता है जो भाषा पिता द्वारा पुत्र को प्राप्त होता है। लेकिन क्या यह बात सही है? नहीं, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल के रूप में हम अगर भारतीय बच्चे को 1 से 2 वर्ष की अवस्था में अन्य देश में पाला जाए तो वह हिंदी या हिंदुस्तानी आदि भाषा नहीं समझ सकेगा और न ही बोल सकेगा। उस देश की ही उसकी मातृभाषा या अपनी भाषा होगी। यदि पैतृक भाषा संपत्ति होती तो भारतीय बालक भारत से बाहर कहीं भी रहकर बिना प्रयास की हिंदी भाषा समझ और बोल लेता। नंबर 2 है हमारा, भाषा अर्जित संपत्ति है। लैंग्वेज इज़ एन एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एक अन्य विद्वान के अनुसार भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है। मानव अपने चारों ओर के समाज और वातावरण से भाषा सीखता है। भारत में उत्पन्न बालक इंग्लैंड में रहकर इसलिए अंग्रेजी बोलने लगता है क्योंकि उसके चारों ओर अंग्रेजी का वातावरण रहता है। अतः स्पष्ट है कि भाषा आसपास के लोगों से अर्जित की जाती है और इसलिए यह एक अर्जित संपत्ति होती है। नंबर 3 है, भाषा एक सामाजिक वस्तु है। लैंग्वेज इज़ एन सोशल ऑब्जेक्ट। भाषा जो है पूर्णतः आदि से अंत तक समाज से ही संबंधित होती है और उसका विकास जो होता है समाज में ही होता है। प्रश्न यह है कि व्यक्ति भाषा का कहाँ से अर्जन करता है? इसका एकमात्र उत्तर है समाज से। इसलिए समाज क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था है और समाज के द्वारा ही समाज में रहकर ही मनुष्य जो है भाषा को सीखता है, इसलिए इसे एक सामाजिक वस्तु कहा गया है। नंबर 4 है, भाषा एक परंपरा है। लैंग्वेज इज़ अ ट्रेडिशन। भाषा परंपरागत वस्तु है। व्यक्ति उसका अर्जन परंपरा और समाज से करता है। एक व्यक्ति उसमें परिवर्तन तो कर सकता है किंतु उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। समाज और परंपरा ही भाषा के जनक और जननी होते हैं। अगली जो विशेषता है वह है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड बाय इमिटेशन। भाषा को हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं। शिशु के समझ में वही आता है जो उसे माँ सिखाती है, माँ कहती है। बालक उसे सुनता है और धीरे धीरे उसे स्वयं सीखने का प्रयास करता है। अरस्तु के शब्दों में अनुकरण जो है मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। इसलिए कहा गया है कि भाषा का अर्जन जो है अनुकरण द्वारा होता है। नंबर 6 है, भाषा चिर परिवर्तनशील है। लैंग्वेज इज़ ऑलवेज चेंजिंग। भाषा जो है हमेशा परिवर्तित होती रहती है। ऐसे हम कहते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के 2 आधार भी होते हैं, शारीरिक और मानसिक। अनुसरणकर्ता की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती जिस समय वह अनुसरण करता है। इसके अतिरिक्त प्रयोग से, खींचने से और बाहरी प्रभाव से भी परिवर्तन होता है। इसलिए भाषा जो है हमेशा परिवर्तित होती रहती है। इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। नंबर 7 है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। लैंग्वेज हैज़ नो एनी फाइनल फॉर्म। जैसा कि इसके पहले पॉइंट में मैंने बताया
कि भाषा जो है चिर परिवर्तनशील होते रहती है, हमेशा बदलती रहती है, इसलिए भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं हो सकता। भाषा के विषय में यह असत्य नहीं है कि परिवर्तन ही उसके जीवन का घोतक है। कहने का आशय यह है कि भाषा का घोतक जो है वह परिवर्तनशीलता ही है, इसलिए इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, हमेशा यह बदलते रहता है। नंबर 8 है, प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है। दो भाषाओं का स्वरूप या ढांचा एक सा नहीं हो सकता। उसमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य या अर्थ आदि किसी भी एक स्तर पर अंतर अवश्य होता है। कोई भी अगर भाषा होती है तो वह दूसरी भाषा से क्या होती है, अलग होती है। उसकी संरचना या ढांचा जो होता है अलग प्रकार का होता है। किसी न किसी रूप में वह कोई भी दो भाषा जो है एक जैसी नहीं हो सकती। उसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ किसी न किसी में अंतर अवश्य होता है। अगली जो विशेषता है हमारी वह है भाषा की धारा संभवतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। सभी भाषाओं के इतिहास से भाषा के कठिनता से सरलता की ओर जाने की बात स्पष्ट है। तर्क यह है कि मनुष्य का जो जन्मजात स्वभाव है कि कम से कम प्रयास से अधिक वह लाभ उठाना चाहता है। नंबर 10 है, सभी भाषाओं की एक भौगोलिक सीमा होती है। कोई भी भाषा जो होती है एक भौगोलिक सीमा के अंदर में वह उस भाषा से विचार विमर्श किया जाता है और वह भाषा उस भौगोलिक सीमा के अंदर ही होती है। दूसरी सीमा में जाने से वहाँ के लोग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा इसलिए कहा गया है कि इतिहास के बेसिस पे हम लोग जो हैं भाषा को 4 भाग में बांटे हैं, मूल भाषा, प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा और आधुनिक भाषा। तो उस समय में, उस पीरियड में उस भाषा का ही प्रयोग किया जाता था और सभी अंतराल में कुछ न कुछ भाषा में जो है विभिन्नता आती गई। नंबर 12 है, प्रत्येक भाषा का एक स्पष्ट मानक रूप होता है। नंबर 13 है, भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी संस्कृति होती है, अपनी सभ्यता होती है और उससे उस संस्कृति और सभ्यता के समय में उस भाषा का प्रयोग लोग करते हैं। इसलिए भाषा जो है संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई होती है। अगली जो विशेषता है वह है भाषा सर्वव्यापक है। भाषा जो है सभी जगह विद्यमान है, सभी जगह भाषा का यूज़ होता है, प्रयोग होता है, इसलिए भाषा को सर्वव्यापक कहा गया है। नंबर 14 है, भाषा सतत प्रभावशील है। कहने का आशय यह है कि भाषा का निरंतर उपयोग होते रह रहा है, भाषा कभी रुकती नहीं है, किसी न किसी रूप में हम लोग भाषा का यूज़ करते रहते हैं, इसलिए भाषा जो है सतत प्रभावशील है। नंबर 15, भाषा प्रतीकों और नियमों की एक प्रणाली है। कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं के कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ नियम होते हैं बोलने के, इसलिए उसे भाषा को प्रतीकों और नियमों की प्रणाली कहा गया है। नंबर 16 है, भाषा का आरंभ वाक्य से हुआ है। कोई भी भाषा का आरंभ जो होता है वह वाक्य से शुरू होता है, सेंटेंस से। पहले ध्वनि उत्पन्न होती है, फिर शब्द होते हैं, बोली होती है, फिर वाक्य होता है, उसके बाद भाषा का निर्माण होता है। नंबर 17 है, भाषा संवाद एवं सूचना के लिए होती है। भाषा के द्वारा हम लोग किसी से संवाद करते हैं, बोलचाल करते हैं, अपने जो अनुभव होते हैं उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के अनुभवों को ग्रहण करते हैं, सूचना देने के लिए यह काम में आती है। नंबर 3 जो आधार है वह है भौगोलिक स्थिति ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन। इसके आधार पर हम लोग भाषा को 3 भाग में बांटते हैं, व्यक्तिगत भाषा, पर्सनल लैंग्वेज,
दूसरी है उपभाषा डायलेक्ट जिसको कहते हैं, और तीसरी है स्थानीय भाषा। भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत भी भाषा जो होती है वो 3 तरह की होती है। व्यक्तिगत भाषा जो कि पर्सनल लैंग्वेज, व्यक्ति किस प्रकार बोलता है। उपभाषा होती है, और स्थानीय भाषा उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 है उपयोग के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन। उपयोग के आधार पर भी हम भाषा के विभिन्न रूप हैं। पहला है राष्ट्रीय भाषा जिसे नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, नेशनल लेवल पे एक भाषा का यूज़ किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज। गुप्त भाषा सीक्रेट लैंग्वेज जो गुप्तचर जो जिसका यूज़ करते थे। व्यावसायिक भाषा प्रयोग में लाया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे व्यावसायिक भाषा कहते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज। नंबर 3 है बोलचाल की भाषा, लैंग्वेज इन यूज़। फिर नेक्स्ट है जातीय भाषा, इथनिक लैंग्वेज, और लास्ट है दफ्तरी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिस में दफ्तरों में ऑफिस में जो भाषा का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग दफ्तरी भाषा कहते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 5, निर्माण के आधार पर भी हम लोग भाषा को 2 भाग में बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक है सहज भाषा जिसे नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, और दूसरा है कृत्रिम भाषा जिसे आर्टिफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। नंबर 6 जो है वह है मानक के आधार पर भी हम लोग लैंग्वेज को, भाषा को 2 भाग में बांटते हैं। एक है स्टैंडर्ड लैंग्वेज और दूसरा है अमानक भाषा जिसे अनस्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र जो हैं भाषा की विशेषताओं और भाषा के विभिन्न स्वरूपों से भली भांति परिचित हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाषा के एडवांटेजेस, भाषा के लाभ या कहें भाषा क्यों ज़रूरी है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।